ये तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने मैप स्पूफिंग मैप फ्लडिंग देखा था। आज हम लोग पहले स्निफिंग समझ लेते हैं कैसे कर सकते हैं हम लोग वायरशार्क की मदद से। और अभी जो स्निफिंग करेंगे वो हम अपने सिस्टम पर ही करेंगे। बट बाद में जब हम लोग एआरपी स्पूफिंग या एआरपी पॉइजनिंग अटैक परफॉर्म करेंगे तब मैं आपको दिखाऊंगा कि किसी दूसरे सिस्टम के डेटा को कैसे स्निफ किया जाता है। बट अभी हम लोग जो वायरशार्क चलाना सीखेंगे वो अपने ही सिस्टम का मतलब काली का ही जो डेटा होगा वो मैं कैप्चर करके आपको दिखाऊंगा। क्योंकि मैंने बताया था आपको जब स्विच वाले जो इन्वायरमेंट होते हैं वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, एक्टिव स्निफिंग परफॉर्म करनी पड़ेगी, अदरवाइज आप अटैक नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो एक्टिव स्निफिंग परफॉर्म करने के लिए हमें कोई अटैक परफॉर्म करना पड़ेगा, तो मैं आपको बाद में करके दिखाऊंगा। पहले वायरशार्क समझ लेते हैं कैसे स्टार्ट किया जाता है। तो वायरशार्क आप सर्च भी कर सकते हो एप्लीकेशंस पे जाके, अदरवाइज आप कमांड भी लिख सकते हो वायरशार्क और उसके बाद एम्परसेंड सिंबल, जिससे जो वायरशार्क है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो ये स्क्रीन है वायरशार्क की। अब आपको इसमें से अगेन चूज करना है कि आपको कौन से इंटरफेस पे स्निफिंग परफॉर्म करनी है। तो हमारे केस में वो कौन सा इंटरफेस रहेगा जिस पे हम स्निफिंग करेंगे, इथरनेट जीरो। अगेन मैंने आपको बताया था कि इस यहाँ पे जितने भी प्रैक्टिकल्स आप करोगे स्निफिंग मॉड्यूल के अंदर सभी में आपको आपका इंटरफेस स्पेसिफाई करना जरूरी होगा। तो बता देते हैं कि हमारा इंटरफेस क्या है, ETH जीरो। इसके अलावा और भी इंटरफेसेस हैं जो दिख रहे हैं आपको, लूपबैक है, एनी में सारे आ जाते हैं। लूपबैक है, डॉकर है, और भी जो इंटरफेसेस हैं जिससे ये इंटरफेसेस काम नहीं करेंगे। लूप बैक मतलब लोकल होस्ट वाला जो इंटरफेस होता है वो। बाकी आपको जिसमें ट्रैफिक होगा इस समय, जैसे आपको दिख रहा है ये स्पाइक्स दिख रहे हैं यहाँ पे, ये बता रहा है कि हाँ इस पर्टिकुलर इंटरफेस से कुछ ट्रैफिक जनरेट हो रहा है जिसको ये कैप्चर कर सकता है। तो आप अपने इंटरफेस को सिलेक्ट करने के बाद दो तरीके से कर सकते हो, या तो यहीं पे डबल क्लिक करके स्टार्ट कर दीजिए, अदरवाइज आपके पास ये फिन बटन आ रहा है, इस पे क्लिक करके आप स्निफिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, या तो इस बटन पे क्लिक कर दीजिए या तो इसी पे डबल क्लिक कर दीजिए। ये तो दोनों आपके पास ऑप्शंस हैं। मैंने जैसे डबल क्लिक किया तो ये एक रिक्वेस्ट मतलब ये जो स्निफिंग है वो स्टार्ट हो चुका है। अब इस समय क्या हो रहा है कि जितने भी डेटा पैकेट्स सिस्टम से निकल रहे हैं बाहर वो सारे कैप्चर कर पा रहे हैं। ठीक है, मेरे सिस्टम पर आने वाले सारे पैकेट्स को ये कैप्चर कर रहा है यहाँ पर। अब हमें सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है कि पहले मैं भी यहाँ पे स्टॉप कर देता हूँ उसको, क्योंकि ये पैकेट चलते रहेंगे, स्निफिंग होता रहेगा ये। आप स्टॉप कर दोगे तो ये रुक जाएगा, अदरवाइज ये चीज चलती रहेगी। ठीक है, जो भी लाइव पैकेट आपके सिस्टम की तरफ आ रहे होंगे या फिर आपका सिस्टम बाहर की तरफ भेज रहा होगा वो सारे पैकेट्स यहाँ पे कैप्चर होना स्टार्ट हो जाएंगे। फिर पैकेट की डिटेल इन्फॉर्मेशन देखेंगे, इससे पहले हम लोग एक बार मैं अपना चेक कर लेता हूँ। तो मैं पहले अपने इंटरफेस को एक बार री इनेबल कर लेता हूँ। हाँ स्टॉप कर दिया, ठीक है। ठीक है, मान के चलिए कि मैं अपने मशीन पे सबसे पहले तो ब्राउजर ओपन कर लेता हूँ। एंड यहाँ पे हम लोग सबसे पहले यही समझेंगे कि ये ट्रैफिक कैसे स्निफ कर रहा है। वायरशार्क जो है वो ट्रैफिक स्निफ कर रहा है, तो आप क्या क्या डेटा देखने के लिए मिल जाता है उस ट्रैफिक में से। ठीक है? तो सबसे पहले मैंने ब्राउजर ओपन कर लिया और कोई भी हम HTTP वेबसाइट को ब्राउज कर लेंगे। कोई भी HTTP वेबसाइट जहाँ पे आप कुछ प्रोवाइड कर पाए ताकि समझ में आए कि हाँ स्निफिंग के टाइम पे वो सारा डेटा कैप्चर हो जाता है। अगेन मैं इसको स्टार्ट करूंगा, मैंने स्टॉप कर दिया था पहले रेड बटन पे क्लिक करके, मैं दोबारा से इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। आपके पास ऑप्शन आ रहा है, आप सेव कर सकते हो उस कैप्चर को जो आपने अभी तक करा है, अदरवाइज आप विदाउट सेविंग भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अभी मैं विदाउट सेविंग कंटिन्यू कर रहा हूँ। दोबारा से पैकेट कैप्चर होना स्टार्ट होगा। आप वापस जाइए अपने ब्राउजर पे और कोई भी ऐसी वेबसाइट पे जाइए जो कि HTTP पे काम कर रही है, क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में आपको कुछ वल्नरेबल प्रोटोकॉल्स लिखवाई थी जो वल्नरेबल होती हैं, जिसका डेटा दिख जाएगा, कैप्चर तो सारे हो जाएंगे बट आप जो डेटा क्लियर टेक्स्ट में देख पाओगे वो कौन से होंगे, नॉन इंक्रिप्टेड प्रोटोकॉल्स जैसे कि SSH, टेलनेट, FTP। ये सब चीजें अगर आप रन करोगे तो मशीन्स के बीच में कम्युनिकेशन आप करोगे तो दोनों मशीन्स का जो ट्रैफिक है वो कैप्चर यहाँ पे हो जाएगा।
तो अभी मैं यहाँ पे एक ऐसी वेबसाइट डाल रहा हूँ जो कि, आप वेबसाइट का यूआरएल लिख सकते हैं, testphp.vulnweb.com। HTTP पे रन कर रही है ये वेबसाइट, आपको दिख रहा है कनेक्शन इज नॉट सिक्योर दिखा रखा है। एंड यहाँ पे अगर आप साइन अप पे जाओगे तो आपको लॉगिन पेज दिखाया जाएगा, जहाँ पर आप जो भी क्रेडेंशियल्स टाइप करोगे वो क्रेडेंशियल्स यहाँ पर कैप्चर हो जाएंगे वायरशार्क के अंदर। अभी मैं अपने सिस्टम पे ही दिखा रहा हूँ, बार बार यही बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो मैंने अगेन यहाँ पे कुछ भी टाइप करिए जो आपको टाइप करना है, जैसे मैंने यूजर नेम डाला एडमिन, पासवर्ड में डाल दिया पासवर्ड 123321, इस तरीके से मैंने पासवर्ड यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया और लॉगिन पे क्लिक किया। अब जो भी क्रेडेंशियल्स थे, लॉगिन हुआ या नहीं हुआ वो बात अलग है, जो भी क्रेडेंशियल्स थे वो कहाँ पर कैप्चर हो गए होंगे, इस पैकेट कैप्चर के अंदर आ चुके होंगे, ठीक है। कैसे चेक करोगे आप, इसको स्टॉप कर दीजिए। हाँ हाँ, सेंड नहीं कर रहा है, ये कैप्चर कर रहा है। नहीं नहीं नहीं, सिर्फ मेरे डिवाइस को, जब तक हम कोई एक्टिव अटैक परफॉर्म नहीं करते हैं तब तक ये सिर्फ मेरे डिवाइस के तरफ जो पैकेट्स आ रहे हैं, खुद ब खुद आ रहे हैं, उन पैकेट्स को कैप्चर कर रहा है ये, और किसी के डिवाइस के पैकेट को कैप्चर नहीं कर रहा। बट जब हम लोग, क्या नहीं चल रहा, डबल क्लिक करिए। आपके में कुछ, एक बार ब्राउजर ओपन करिए, जाइए चेक करिए, ब्राउजर ओपन करके कुछ ट्रैफिक जनरेट होगा, मतलब जब तक आप कुछ करोगे नहीं ट्रैफिक तब तक जनरेट नहीं होगा। अब ब्राउजर ओपन करके देखो अपनी मशीन का। ठीक है, अब ये जो पैकेट कैप्चर हुआ है इसके अंदर मेरा वो HTTP वाला कनेक्शन भी होगा, जो मैंने कम्युनिकेशन किया HTTP के थ्रू, वो भी इसके अंदर डेफिनेटली होगा कहीं ना कहीं। वो कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे कि वो पैकेट्स क्या हैं, किस तरीके की इंफॉर्मेशन उसमें मिल रही है, तो आप जाइए फिल्टर पे, आपको फिल्टर दिखेगा यहाँ पे। फिल्टर मतलब यहाँ पे आप बेसिकली टाइप करोगे कुछ कमांड्स या कुछ टर्म्स जो आप फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक, हर एक प्रोटोकॉल के नाम से आपको फिल्टर मिल जाएगा, जैसे मैंने HTTP पैकेट्स कम्युनिकेट करे थे तो HTTP के नाम से मिल जाएगा, FTP करोगे तो FTP के नाम से मिल जाएगा। अदरवाइज अगर आपको पता है कि TCP कम्युनिकेशन है, कौन से पोर्ट पे था, तो उसके थ्रू भी आप निकाल सकते हो उसको। तो वो मैं फिल्टर्स आपको दिखाऊंगा, बट अभी तो हम लोग सिर्फ एक बेसिक सा फिल्टर यूज कर रहे हैं जो कि क्या है, HTTP। जैसे ही आप लिख के एंटर करोगे तो ये जितना भी HTTP वाला कम्युनिकेशन था ये आपको दिखा देगा यहाँ पे। ठीक है, तो जितना भी HTTP वाला कम्युनिकेशन था जो कैप्चर हुआ यहाँ पे, वो उसने सारा आपके सामने दिखा दिया, शो कर दिया, ठीक है। अब इसमें क्या क्या चीजें पता चल रही हैं कि ये तो मेरे मशीन का IP एड्रेस हो गया 1.32, अभी मैंने दिखाया था आप लोगों को, ये मेरे मशीन का IP है 192.168.1.32। एंड किससे ये कम्युनिकेट कर रहा है वो आपको IP दिखाई दे रहा है 44.228.249.3, आपको पता है पब्लिक IP है ये। पब्लिक IP है तो किसका होगा ये, उस वेबसाइट का जो हम लोगों ने एक्सेस करा था, जिसका testphp.vulnweb.com जो URL था, वो वेबसाइट थी जो हम लोगों ने लॉगिन मतलब एक्सेस करी थी, यहाँ पे उसका IP एड्रेस आपको दिख रहा है ये। अब उसकी तरफ हमारे सिस्टम से जितनी भी रिक्वेस्ट गई होंगी वो सारी रिक्वेस्ट आपको यहाँ पर दिख रही है, दिखने के लिए, ठीक है। अब इनमें से कौन सी रिक्वेस्ट में वो डेटा होगा ये बताइए। HTTP की कुछ रिक्वेस्ट आप लोगों ने पढ़ी है, गेट एंड पोस्ट रिक्वेस्ट, पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। देखिए, गेट रिक्वेस्ट और HTTP की दो बहुत पॉपुलर रिक्वेस्ट होती है, जैसे आपको लिखा हुआ दिख रहा है यहाँ पे गेट, है ना, और किसी एक में, एक दो में आपको पोस्ट भी दिखेगा लिखा हुआ, एक ही में मिल रहा है। तो हमेशा गेट और पोस्ट के थ्रू एक चीज याद रखिए, अब आगे भी इस चीज को हम लोग पढ़ेंगे जब वेब मॉड्यूल्स स्टार्ट करेंगे, तो याद रखिएगा गेट रिक्वेस्ट का मतलब होता है कि आप कुछ एक्सेस करने के लिए रिक्वेस्ट भेज रहे हो, और पोस्ट का मतलब होता है कि आपको, आपने कुछ डेटा भेजा है जिसके थ्रू सर्वर आपको कुछ एक्सेस करने के लिए देगा। तो गेट का मतलब क्या हुआ, आप कुछ भेजोगे नहीं, आप बस बोलोगे कि मुझे ये पेज एक्सेस करना है, जैसे यहाँ पे सबसे पहले मेन वेब पेज हम लोगों ने एक्सेस किया जो स्लैश पे होता है, किसी भी वेबसाइट का मेन वेब पेज कहाँ पे होता है, स्लैश पे। उसके बाद कुछ और रिक्वेस्ट गई इंटरनली जो कि एक फाइल को एक्सेस कर रही है जिसका नाम क्या है, style.css। उसके बाद कुछ इमेजेस एक्सेस हो रही है, जैसे उसमें से एक इमेज का नाम है logo.gif। उसके बाद favicon.ico, ये सब फाइल्स हैं। उसके बाद हम लोगों ने login.php पे क्लिक किया होगा या login.php वाले पेज को विजिट किया होगा,
तो वो पेज दिख रहा है। ये सारी रिक्वेस्ट क्या है, गेट। तो गेट का मतलब क्या है कि आप कोई पेज एक्सेस करने का ट्राई कर रहे हो, कुछ रिसोर्स एक्सेस करने के लिए आप गेट रिक्वेस्ट भेजते हैं सर्वर की तरफ। और वही रिक्वेस्ट अगर आप कुछ डेटा के साथ सेंड करते हो, मैंने अभी क्या प्रोवाइड करे थे इसमें, यूजर नेम और पासवर्ड। तो अगर मैंने किसी पेज को एक्सेस किया है यूजर नेम पासवर्ड प्रोवाइड करने के बाद, तो वो रिक्वेस्ट क्या मानी जाएंगी, पोस्ट रिक्वेस्ट। तो हमेशा याद रखिए, पोस्ट जैसे आप किसी वेबसाइट पे कोई कमेंट करते हो, आप कोई फॉर्म फिल कर रहे हो, तो वो जो रिक्वेस्ट है वो सारी रिक्वेस्ट क्या मानी जाती है, पोस्ट रिक्वेस्ट। समझ आया, आपने ओटीपी सबमिट किया है, लॉगिन किया, क्रेडेंशियल्स डाले अपने, वो सारी रिक्वेस्ट क्या रहेंगी, पोस्ट रिक्वेस्ट। तो डेफिनेटली इनमें से आपको पता चल रहा है कि जो हमारा क्रेडेंशियल होंगे वो कौन से रिक्वेस्ट के अंदर मिलेगा, आपको पोस्ट के अंदर मिलेगा। तो पोस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करिए। अब बात ये भी पता चल रहा है कि ये रिक्वेस्ट भेजी किसने है, हमारे मशीन ने, और रिसीव किसने करी है, डेस्टिनेशन ने। तो समझ आ रहा है आपको, हाँ, कि कहीं ना कहीं ये वही रिक्वेस्ट है जो हम लोगों ने भेजी है, हमारे मशीन से गई है और डेस्टिनेशन ने उसको रिसीव करा है। अब बाकी रिक्वेस्ट में चेक करिए, लास्ट वाला जो कॉलम है वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, अगर आप गेट रिक्वेस्ट में कोई भी ओपन करोगे तो लास्ट वाला जो कॉलम है वो अवेलेबल नहीं होगा। लेकिन अगर वापस हम पोस्ट पे आए तो आपको एक कॉलम एडेड यहाँ पे दिखता है जिसमें क्या लिखा हुआ है, HTML फॉर्म URL एनकोडेड। ये बेसिकली क्या बता रहा है कि आपने कोई फॉर्म सबमिट करा है यहाँ पे जिसको URL एनकोडिंग टेक्निक की मदद से एनकोड किया गया है। और वो कंटेंट क्या है वो आप इसको ड्रॉप डाउन करके देख सकते हो। आप जैसे ही यहाँ ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे, आपको दिखा देगा कि यूजर नेम क्या आपने सबमिट करा था, एडमिन। उसके अलावा एक और ये दो पैरामीटर्स हैं। पहला पैरामीटर का नाम क्या है, यू नेम, एंड दूसरे पैरामीटर का नाम क्या है, पास। जो भी पैरामीटर की आपने वैल्यू सबमिट करी थी, यू नेम का हम लोगों ने वैल्यू डाला था एडमिन, और पी नेम सॉरी पास का हम लोगों ने डाला था पासवर्ड 123321। जो भी आपने वैल्यू डाली थी वही वैल्यूज आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। तो ये तब मिल रहा है आपको देखने के लिए जब आपका जो कम्युनिकेशन है वो नॉन इंक्रिप्टेड है। वायरशार्क समझ जाता है या समझ सकता है कि कौन सा कम्युनिकेशन नॉन इंक्रिप्टेड है और कौन सा क्लियर टेक्स्ट में लिखा हुआ है। समझ आया। इसके अलावा अगर ये नहीं पता कि कौन सी रिक्वेस्ट क्या है, तो आप किसी भी रिक्वेस्ट पे जाओ, राइट क्लिक करिए इस पे, और आपके ऑप्शन आता है फॉलो HTTP स्ट्रीम या TCP स्ट्रीम। अगर हम HTTP के पे काम कर रहे हैं तो आप HTTP स्ट्रीम चूज करिए। HTTP के अलावा कोई और प्रोटोकॉल है, FTP है, या कोई और TCP प्रोटोकॉल अगर आपने ओपन करी है तो आप TCP स्ट्रीम को चूज कर सकते हैं। हम HTTP स्ट्रीम को चूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपको बता देगा कि आपने पहले कौन सी रिक्वेस्ट, मतलब आपने एक रिक्वेस्ट भेजी थी जिसका नाम क्या था, style.css। उसके रिस्पॉन्स में ये सारी चीज, यहाँ पे जो रेड कलर से चीजें दिख रही हैं वो रिक्वेस्ट है, ये लिख लीजिएगा अलग से, अदरवाइज आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। रेड वाला जो पार्ट है वो रिक्वेस्ट है, और ब्लू वाला जो पार्ट है वो रिस्पॉन्स है। मतलब आपने रिक्वेस्ट क्या भेजी, सामने से रिस्पॉन्स क्या आया। आपने सर्वर को रिक्वेस्ट भेजी, ये जो रेड पार्ट में दिखा रखा है, सामने से रिस्पॉन्स आया आपके पास इस तरीके से जो ब्लू पार्ट में आपको दिख रहा है। अब इसको आप देखते रहिए, इसमें कुछ काम का कंटेंट है तो आप निकाल सकते हैं, अगर इसके अंदर कोई काम का कंटेंट नहीं है तो आप क्या करिए, इसको जो स्ट्रीम है उसको अप कर दीजिए। ये 30 स्ट्रीम है, बेसिकली TCP में स्ट्रीम्स होती हैं, तो ये उसकी स्ट्रीम के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। नेक्स्ट स्ट्रीम पे जाना है तो आप 31 चले जाइए, अगली पे जाना है 32। ऐसे करके देखते रहिए कि किस स्ट्रीम में क्या कंटेंट है। अगर नहीं है कुछ कंटेंट तो आप वापस आके भी चेक कर सकते हो कि हाँ इससे प्रीवियस स्ट्रीम में कोई कंटेंट है जो हम लोग एक्सेस कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, इसको लोड करने का आप लोग टाइम जरूर दे दीजिएगा, अदरवाइज आपको लगेगा कि उसमें कुछ कंटेंट नहीं है, और हो भी सकता है उसके अंदर कंटेंट। ठीक है, तो आप स्ट्रीम फॉलो कर सकते हो कि उस पर्टिकुलर कनेक्शन रिक्वेस्ट में क्या क्या चीजें गई हैं, क्या क्या चीजें रिसीव हुई है। अगर कुछ काम का डेटा होगा तो आपको वहां से पूरी रिक्वेस्ट में दिख जाता है वो डेटा। वैसे ही अगर आप वापस से यहाँ पे HTTP ओपन कर लीजिए, वैसे ही अगर आप पोस्ट रिक्वेस्ट में चेक करोगे, फॉलो एंड HTTP स्ट्रीम, पोस्ट रिक्वेस्ट वाला जो भी कंटेंट होगा जो आपने भेजा होगा वो सारा आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। अब इसमें देखिए कि आपने जो रिक्वेस्ट भेजी थी जिसमें क्रेडेंशियल्स होंगे वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर अवेलेबल होगी आपके पास। तो ये गेट लॉगिन वाली रिक्वेस्ट रेड कलर में, उसका रिस्पॉन्स। नेक्स्ट है ये भी पोस्ट रिक्वेस्ट। और पोस्ट रिक्वेस्ट के अगर आप
बॉडी में चेक करोगे तो क्या दिखेगा आपको, जो आपने यूजर नेम एंड पासवर्ड वैल्यू आपने प्रोवाइड करी थी। ठीक है, तो आप यहाँ से, अगर यहाँ से नहीं समझ आ रहा देखने का, तो आप यहाँ पे स्ट्रीम फॉलो करके भी उस चीज को देख सकते हो। उसके अलावा और भी डेटा यहाँ से मिल जाएगा, कि अभी आप यही सेम टेक्निक आगे जाके कुकीज को फाइंड करने के लिए भी यूज करोगे। तो कुकीज क्या होती है वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो कुकीज को फाइंड करने के लिए भी आपको स्ट्रीम फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज समझ आ रही है आप लोगों को। तो वायरशार्क में सबसे पहले तो आपको फिल्टर्स यूज करना अच्छे से आना चाहिए। अब जैसे कि इसमें अलग अलग तरीके के फिल्टर्स जो आपको यूज करने के लिए आप यूज कर सकते हो, जैसे कि मान के चलिए आपको किसी स्पेसिफिक आईपी के बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी है जो इस पैकेट कैप्चर में आप चेक करना चाहते हो। जैसे मैं अपना ही आईपी चेक करना चाह रहा हूँ कि इस आईपी से रिलेटेड कितनी रिक्वेस्ट है यहाँ पे। तो जितनी भी रिक्वेस्ट अवेलेबल होंगी स्टार्टिंग से, अभी स्क्रॉल देख लेना कहाँ पे आ चुके हैं हम लोग ऊपर। तो स्टार्टिंग से जितनी भी रिक्वेस्ट होंगी जो कहाँ से इनिशिएट हुई होंगी, जिसमें कहीं ना कहीं सोर्स में या डेस्टिनेशन में कौन सा आईपी होगा, 1.32, जहां पर भी होगा वो आपको दिखा देगा यहाँ पे हर एक लाइन में। सोर्स पे या डेस्टिनेशन पे क्या देगा आपको। यही वेबसाइट आपको देखने के, मतलब यही आईपी देखने के लिए मिलेगा जो आपने यहाँ पे टाइप करा है। तो एक ये फिल्टर याद रख लीजिए आप लोग, IP.ARR स्पेस डबल इक्वल्स टू स्पेस, और ये स्पेस जरूर लगाइएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर आईपी एड्रेस जो आप सर्च करना चाहते हैं। वायरशक अपने आप में इतना बड़ा टूल है कि इसको मतलब एक्सप्लोर करते करते आपको 1 1.5 साल निकल जाएगा, इतना बड़ा टूल है ये वायरशक अपने आप में। ये बेसिकली आपके इंटरफेस से निकले हुए, मेरे मशीन का जो फिजिकल इंटरफेस है उससे निकले हुए सारे पैकेट्स को ये एक, उसको कैप्चर करने के लिए एक कॉपी बना लेता है उनकी। वो बेसिकली अपने टूल के इंटरफेस के अंदर कैप्चर कर लेता है। उससे रिलेटेड जितनी भी रिक्वेस्ट निकली होंगी ना, टीसीपी है, ये पोर्ट, जैसे ओएसआई मॉडल आप लोगों ने पढ़ा है, ओएसआई मॉडल पढ़ा है ना आप लोगों ने, तो ओएसआई मॉडल में आप लोगों ने यही पढ़ा ना कि पैकेट्स किस तरीके से नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेयर में जाते हैं। तो वही सारी चीजें यहाँ मिल रही है आपको। ये लेयर 2 है फ्रेम, ये लेयर, ये भी अगेन लेयर 2 है आपका फ्रेम। उसके बाद लेयर 3 इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी। क्या किसी स्पेसिफिक, ये सारे लेयर्स का पैकेट ही कैप्चर कर रहा है आपके लिए। ये देखो सारी लेयर्स का पैकेट कैप्चर कर रखा है। जैसे अगर आप चेक करोगे इथरनेट, इसमें आपको डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, सोर्स मैक एड्रेस आपको देखने के लिए मिल रहा है। इंटरनेट प्रोटोकॉल पे जाओगे तो आपको यहाँ पे सोर्स आईपी डेस्टिनेशन आईपी देखने के लिए मिल जाएगा। फिर आप टीसीपी मतलब कौन सा, लेयर नंबर 4, कौन सी लेयर आपकी, ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर का सोर्स पोर्ट डेस्टिनेशन पोर्ट सारे चीज आपको दिखा देगा सीक्वेंस नंबर के साथ, एक्नॉलेजमेंट नंबर के साथ। फिर आप नीचे आइए, उसके बाद एप्लीकेशन लेयर का जो भी डेटा होगा वो दिखा देगा आपको। तो अलग अलग लेयर्स का डेटा ये आपके लिए कैप्चर करके दिखा देता है कि किस लेयर में क्या क्या कंटेंट्स गए थे आपके सिस्टम से, क्या आपने रिसीव करा। तो जो कंटेंट आपने रिसीव करा, जो कंटेंट आपने भेजा, ये सब कैप्चर कर लेता है। इसको सेव करके रख लो, ये डेटा आप सेव करके रख सकते हो एज इट इज। आपके पास ऑप्शन है, आप फाइल में जाइए। लोग यही करते हैं कि पैकेट कैप्चर बनाया डेली का, उसको सेव कर दिया। सेव करके आप उसका जो एक्सटेंशन होगा वो लिख लीजिए आप लोग, पी कैप एन जी होगा, PCAP NG, पैकेट कैप्चर नेक्स्ट जनरेशन। जो वायरशार्क के एक्सटेंशन होते हैं, .PCAP NG। आप सेव कर सकते हैं इन फाइल्स को। ये कंटेंट सेव हो जाएगा। आप 10 दिन बाद देखना चाहो, 1 महीने बाद, जब भी देखना चाहते हैं आप देख सकते हैं उन कंटेंट को। इसका अलग एक्सटेंशन है ना। आप जो भी डेटा यहाँ पे, जैसे मैं सेव कर रहा हूँ इस फाइल को, अपने ही मशीन कंप्यूटर में करा, हाँ बिल्कुल करेंगे। अटैक परफॉर्म करना पड़ेगा ना, वो हम करेंगे। एआरपी पॉइजनिंग जब मैं बताऊंगा ना, तब आप किसी और किसी भी नेटवर्क के अंदर कोई भी मशीन का पैकेट कैप्चर कर सकते हो, बट अगेन सिर्फ नॉन इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन, इनक्रिप्टेड वाले नहीं।
पहले अटैक परफॉर्म होगा, फिर आप कैप्चर करोगे। हम्म। तभी आप ऐसे ही कुछ अटैक परफॉर्म करना है आपको, कि आपको पैकेट्स को रिडायरेक्ट करना है आपके अपने मशीन पे। जैसे अभी आप जो सबसे ज्यादा टेक्निक यूज होती है एआरपी पॉइजनिंग, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, उस टेक्निक को यही बोला जाता है मैन इन द मिडल अटैक, एमआईटीएम। एमआईटीएम में क्या होगा कि आप अटैकर दोनों मशीन्स के बीच में बैठा होता है, और आप किसी से भी कम्युनिकेट करोगे नेटवर्क के अंदर या नेटवर्क के बाहर राउटर के थ्रू, अगर आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, तो आपके और उस डिवाइस के बीच में, जो दो डिवाइस नेटवर्क के अंदर है, उनके बीच में अटैकर आ जाएगा। सारा कम्युनिकेशन अटैकर के डिवाइस से होता हुआ जाएगा दूसरे डिवाइस तक। वो कैसे करते हैं वो मैं बताऊंगा। हमारी क्या दिक्कत है बोलो। अटैक भी परफॉर्म कर रहे हैं हम, कैप्चर भी कर रहे हैं, हाँ हाँ। पर आपने कहा कि दोनों से कम्युनिकेशन कर सकता है अटैकर। अटैकर के मशीन से ही दोनों की कम्युनिकेशन आगे मतलब प्रोसीड होंगे। पहले अटैकर की मशीन कैसे की हो तरफ कि आएगी। हाँ, मतलब वो हमारे हाथ में है कि हमें किस मशीन की तरफ वो भेजना है वो पैकेट। और क्या भेज। क्या नहीं भेजना। सिर्फ जो पैकेट आएगा वो हम फॉरवर्ड कर, एक हाथ से लिया दूसरा हाथ से दे देंगे आगे। अच्छा, सिर्फ हम ये बैठ के देख रहे हैं कि चल क्या रहा है, दोनों के बीच में बस ये बातचीत क्या हो आप मॉनिटरिंग कर पाओगे दोनों की एक्टिविटीज वायरशार्क की मदद से, स्निफिंग की मदद से। स्निफिंग यही करना आपको सिखाता है। स्निफिंग में आप पैकेट कैप्चर करते हो ताकि आप कम्युनिकेशन को मॉनिटर कर पाओ कि किस डिवाइस से किस तरीके का कम्युनिकेशन हो रहा है। फिर ये इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए आ सकता हाँ, है स्निफिंग का कि यूज किया जाता है रात इन्फॉर्मेशन के गैदरिंग के होंगे लिए। कुछ chicks क्या डालने हाँ के लिए। बिल्कुल, मतलब वही एक तरीके से सब कुछ जानना, नेटवर्क के अंदर क्या चल रहा है, नेटवर्क के अंदर कुछ भी चल रहा है वो आप जानने के लिए अटैक परफॉर्म कर सकते हैं। इसलिए जैसे कंपनी में जो मॉनिटरिंग की जाती है ना, तो वो स्पैन पोर्ट का यूज करते हैं, जो मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था। स्पैन पोर्ट का यूज किया जाता है। स्पैन पोर्ट से मतलब स्विच पे एक स्पैन पोर्ट कॉन्फ़िगर कर देंगे और उससे जो डिवाइस कनेक्ट होगा उस पर स्निफिंग चला देंगे, ताकि नेटवर्क के अंदर कुछ भी हो रहा हो वो सब लॉग होता जाए, मॉनिटर होता जाए, कैप्चर होता जाए वायरशार्क के अंदर। ठीक है, जैसे मैं ये सेव कर रहा हूँ तो आपके पास देखिए एक्सटेंशन बता रहा है pkapng। आप इस एक्सटेंशन के साथ आपकी फाइल सेव हो जाएगी। फिर ओपन कैसे करना है वो भी मैं बता देता हूँ। जैसे मान के चलिए मैंने इसको रूट पे सेव कर लिया किसी भी नाम से, जैसे डेमो डॉट pkapng सेव कर दिया। अब ये जो कैप्चर फाइल था, ये ओपन कैसे करोगे, मैं भी के लिए वायरशार्क को दोबारा से बंद कर रहा हूँ। एलएस करते हैं यहाँ पे तो आपको कहीं ना कहीं फाइल मिलेगी, ये डेमो डॉट पी कैप एन जी, जो मैंने अभी सेव करी थी। अब इसको ओपन कैसे करना है, आप सिर्फ सिंपल सा कमांड डालिए वायरशार्क, और यहाँ पे उस फाइल का नाम डेमो डॉट। ये एम्परसेंड सिंबल का क्या मतलब होता है। इसके बैकग्राउंड में। हम्म, हाँ मतलब देखो, एम्परसेंड सिंबल का आपको मतलब पता होना चाहिए। अगर मैं नहीं दूंगा इसको, तो ये मेरे टर्मिनल के फोरग्राउंड में रन करेगा प्रोसेस को। मेरे टर्मिनल आप किसी काम नहीं आ सकता है यहाँ पे। मैं कोई कमांड या कुछ भी रन करने का ट्राई करूंगा, नहीं कर सकता हूँ। या तो आप कंट्रोल जेड प्रेस करिए, ताकि ये जो प्रोसेस है वो रनिंग टाइम में ही बैकग्राउंड में चले जाए। मतलब कंट्रोल जेड क्या करता है, कंट्रोल सी कर दूंगा तो ये टर्मिनेट हो जाएगा। जैसे मैंने कंट्रोल सी किया, वायरशार्क भी बंद हो गया पीछे से, है ना। बट जैसे ही आप कंट्रोल जेड करोगे, कंट्रोल जेड क्या करेगा, इस प्रोसेस को बैकग्राउंड में शिफ्ट कर देगा। अगर आप रन टाइम में एम% डालना भूल गए, मतलब इनिशियली अगर आप एम% डालना भूल गए, तो आप रन टाइम में कंट्रोल जी दबा सकते हो। किसी में भी कर सकते हो बैकग्राउंड करने के लिए प्रोसेस, मेटास्प्लॉइट के अंदर भी और इसके अंदर। तो ऐसे ओपन हो जाएगा आपका वो पूरा कैप्चर फाइल। अब आप यहाँ पे दोबारा से वही ढूंढो जैसे एचटीटीपी हम लोगों ने ढूंढा था, तो आप दोबारा फिल्टर पे जाइए। तो आप दोबारा यहाँ पे जाइए, वही एचटीटीपी करके जो भी डाल रहे थे आप डाल दीजिए, सेम रिक्वेस्ट आपको भी मिल जाएगी जहाँ पे आपने उसके अंदर जो कंटेंट डाला था वो देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है? तो आप सेम पैकेट को सेव करके रख सकते हो, जो भी आपने कैप्चर कभी भी किया होगा।
आप सेव करके रख दीजिए। एक्सटेंशन याद रखिएगा उसका, पी कैप एन जी, पैकेट कैप्चर नेक्स्ट जनरेशन। तो जैसे मैं बता रहा था, वायरशार्क अपने आप में बहुत बड़ा टूल है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए, इसको खुद एक्सप्लोर करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। बहुत बड़ा टूल है, मतलब सिर्फ पैकेट कैप्चर ही नहीं, बहुत कुछ कर सकते हो आप कम्युनिकेशन में जो भी, मान के चलो अपने एफटीपी सर्वर से हम लोग कुछ फाइल ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। आपने एफटीपी सर्वर से अपने अपने सिस्टम को कनेक्ट किया, आपने कोई फाइल डाउनलोड करी, ट्रांसफर आप करते हैं ना, एफटीपी बताया था एनुमरेशन के टाइम पे आपको। अब एफटीपी कनेक्ट करके कोई फाइल डाउनलोड करा, कोई फाइल अपलोड करा, वो अगर आपने रियल टाइम में यहाँ पे कैप्चर कर लिया, तो वो सेम डेटा जो आपने अपलोड डाउनलोड करा था, वो आप अभी भी इस पैकेट कैप्चर के अंदर कहीं ना कहीं अवेलेबल होगा, वो भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हो आप। तो मतलब सच में बहुत ही ज्यादा, आपने कोई फाइल अपलोड करी वेब ब्राउजर पे, सर्वर पे, अलग अलग तरीके से आप कोई भी कम्युनिकेशन करोगे, तो आप इसको यहाँ पे कैप्चर इजीली आप कर सकते हैं, ठीक है। और कैप्चर हो गया तो आप जो भी कंटेंट इसके अंदर एक बार कैप्चर हो गया, वो आप वापस से रिट्रीव कर सकते हो कभी भी बाद में। अब यहाँ पे कुछ चीजें आप लोग समझ लीजिए, इस वायर शार्क का यूज आप लोगों को आगे आने वाले कुछ मॉड्यूल्स में भी आएगा, जैसे कि डॉस अटैक में। डॉस अटैक के लिए वायर शार्क में पैकेट कैप्चरिंग की जाती है, ठीक है। डॉस अटैक से आइडेंटिफाई करने के लिए डॉस अटैक को, नहीं होते एक ही है, बट उनका मतलब करने का तरीका अलग होता है। डॉस अटैक का मतलब क्या होता है कि आप एक डिवाइस से एक डिवाइस को टारगेट कर रहे होते हैं। अटैकर के पास भी एक ही डिवाइस होती है, और जो टारगेट होता है वो भी एक डिवाइस होती है, ठीक है। डीडोस में क्या होता है, अटैकर के पास मल्टीपल डिवाइसेस होती हैं, वो अलग अलग सिस्टम्स को, अलग अलग बॉट्स को कॉम्प्रोमाइज करके उनसे अटैक परफॉर्म करता है एक सिंगल डिवाइस पे, जिससे उस अटैक का जो एम्पलीट्यूड है वो इंक्री बढ़ जाता है, ताकि जो अटैक है वो और जल्दी परफॉर्म हो सके, ठीक है। आपका सिस्टम भी तो फिर बिजी हो जाएगा ना, अगर आप एक ही सिस्टम से ट्राई करोगे ये सारी चीजें, तो आपका सिस्टम भी बिजी होगा। तो आप बेटर है कि आप मल्टीपल अलग अलग सिस्टम की रिसोर्सेज के साथ इस अटैक को परफॉर्म करें, ताकि 5 सिस्टम के अलग अलग रिसोर्सेज से एक ही सिस्टम को टारगेट किया जा रहा हो। ठीक है। तो डॉस अटैक के टाइम पे क्या यूज होगा इसका, वो भी समझ लीजिए। एक बार भी बता देता हूँ मैं आप लोगों को आगे। डॉस अटैक के टाइम पे दोबारा इसको देख लेंगे। जैसे देखो, सी एच में जैसे नॉर्मली एक क्वेश्चन आ जाता है जहाँ पे आपको डॉस अटैक को आइडेंटिफाई करने के लिए ये पता करना होता है कि किस आईपी ने सबसे ज्यादा पैकेट्स भेजे, नंबर ऑफ पैकेट्स किस, आपको पता है डॉस अटैक में यही होगा, हमें ये पूरे पैकेट कैप्चर में आपको बोल दिया जाएगा कि इसमें एक आईपी होगी जिसमें, जिसने सबसे ज्यादा डॉस पैकेट, जिसने सबसे ज्यादा पैकेट्स भेजे, उसको आइडेंटिफाई करना है। वही अटैकर की आईपी होगी, क्योंकि सबसे ज्यादा पैकेट जिसने भेजे और एक ही डिवाइस की तरफ भेज रहा होगा, तो वो विक्टिम की आईपी होगी। सोर्स और डेस्टिनेशन मिल जाएगा आपको यहाँ से। तो वो निकालने का इसमें तरीका क्या होता है वो समझ लीजिए आप लोग। सबसे पहले आपको जाना है स्टैटिस्टिक्स पे। ये स्टेप्स लिखना चाहें तो आप लोग लिख सकते हैं। पहले जाएंगे आप स्टैटिस्टिक्स, उसके बाद कॉन्वर्जेशंस। क्या? हाँ, रिकॉर्डिंग में है ही वैसे भी। ठीक है, तो आप पहले स्टैटिस्टिक्स, फिर कॉन्वर्जेशन उसमें जाइए, एंड उसके बाद आपको यहाँ पे आईपी, ये अलग अलग तरीके के हेडर्स दिख रहे हैं आपको, जिसमें से हमें किससे मतलब है अभी, आईपी वर्जन 4 से। तो आप आईपी वर्जन 4 पे क्लिक करिए। यहाँ पे आपको बता देगा कि किस डिवाइस से किस डिवाइस की तरफ कितने पैकेट्स गए हैं इस पूरे कम्युनिकेशन के अंदर। तो यहाँ पे एक आईपी आ रहा है 192.168.1.32, दूसरा भी ये दिखा रहा है, तो सोर्स में ये रहे आईपीस, और डेस्टिनेशन में जो आईपी आपको दिखा रखा है वो ये है। अब नंबर ऑफ पैकेट्स, कितना बाइट्स, कितने ट्रांसफर करे, वो सब कुछ आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है। तो नंबर ऑफ पैकेट्स आप देख सकते हैं कितने रहे हैं, 14। तो जिस डिवाइस से सबसे ज्यादा भेजे होंगे, उस डिवाइस का आप सॉर्ट कर सकते हो। आप इसमें क्लिक करके, मान लो बहुत सारे आईपी एड्रेसेस यहाँ पे अवेलेबल हैं, आप इस पे क्लिक करिए, तो वो सबसे जो बड़ा नंबर होगा उसको ऊपर ले जाएगा, एंड उसके थ्रू आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि हाँ, किस किस डिवाइस के बीच में कम्युनिकेशन यहाँ पर हुआ है। तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए कैसे आइडेंटिफाई करना होता है, तो वो इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। इसके अलावा प्रोटोकॉल्स के नाम से आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो, जो जो प्रोटोकॉल्स मैंने आपको लिखवाई थी कल लास्ट क्लास में, तो वो प्रोटोकॉल्स के नाम से आप यहाँ सर्च कर लो। अगर इस तरीके का कोई पैकेट इसका इस पैकेट कैप्चर में होगा अवेलेबल, तो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे एसएमबी बताया था, एफटीपी बताया था, और उसके अलावा
टेलनेट था, आईपी। पॉप थ्री हो गया, या फिर आपका MQTT हो गया जो आईओटी में यूज होता है। तो ये प्रोटोकॉल्स आप याद के रखें, अगर उस तरीके का पैकेट इसमें होंगे तो दिखा देगा। तो ये चीजें बेसिक समझ आई आपको। हेडर, ये फिल्टर्स आप लोग याद रख लीजिए, जैसे मैंने फिल्टर अभी आपको बताया, एक और लिख लीजिए, जैसे आपको सोर्स पता है। सोर्स का कैसा सी तो है। जैसे आपको TCP पोर्ट ढूंढना है कोई, तो देखिए TCP पोर्ट वाले लिख लीजिए आप लोग। जैसे आपके 80 पोर्ट की तरफ जो भी कम्युनिकेशन आया होगा, आपने भेजा होगा या वहां से आया होगा, तो ये सबसे पहले आपको बता देगा TCP। कोई भी TCP पोर्ट होगा, अब आप प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग आप पोर्ट डाल दीजिएगा। टेलनेट होगा तो 23, किसी और कम्युनिकेशन का होगा तो उस तरीके से आप पोर्ट डाल सकते हैं। पोर्ट्स के अकॉर्डिंग अगर आइडेंटिफाई करना है तो आप ऐसे कर लीजिएगा। प्रोमिस्कस मोड कैसे चेक करते हैं वो भी एक बार देख लीजिए आप लोग। मैंने आपको बताया था कि स्निफर का जो प्रोमिस्कस मोड है वो इनेबल होना चाहिए। तो आप सबसे पहले जाएंगे कैप्चर पे। कैप्चर पे आपको दिखेगा ऑप्शंस। ये इनेबल बाय डिफॉल्ट होता है, बट एक बार आप चेक कर सकते हैं कि हाँ इनेबल है या नहीं है। कैप्चर के बाद ऑप्शंस, ऑप्शंस पे जाने के बाद आपको यहाँ पे नीचे दिखेगा इनेबल प्रोमिस्कस मोड ऑन ऑल इंटरफेसेस। तो ये आप लोग हमेशा इनेबल ही रखना है इसको, अदरवाइज प्रोमिस्कस मोड में नहीं होगा तो आपको बताया था कि ये मॉनिटरिंग नहीं कर पाएगा। ये सिर्फ अपने डिवाइस के जो कम्युनिकेशन आ रहा है उसी को कैप्चर करेगा और किसी को नहीं। अभी तो काम चल जाता आपका, जब आप अटैक परफॉर्म करते तब उस समय आपको काम नहीं चलता। तो मैं ट्राई कर रहा था, वो हो नहीं रहा है। तो ये फिल्टर था वो जो मैं आपको बताया था, IP.SRC।
तो ये फिल्टर भी लिख लीजिए आप लोग। अगर आपको सिर्फ सोर्स पे ही ढूंढनी है एक स्पेसिफिक आईपी, अभी मैंने जो उससे पहले बताया था IP.ADDR, वो क्या था, वो सिर्फ वो कहीं पे भी आईपी हो, चाहे सोर्स में हो डेस्टिनेशन में हो, दोनों पे सर्च करेगा। बट ये वाला सिर्फ इस आईपी को कहाँ पे ढूंढ रहा है, सोर्स में। वैसे अगर आप SRC की जगह कर देंगे DST, तो ये इस आईपी को डेस्टिनेशन पे देखेगा। ऑपरेटर्स भी आप लगा सकते हैं यहाँ पे। ऑपरेटर्स आप लोगों को पता है, डबल एंड ऑपरेटर का मतलब क्या होता है, कि दोनों कॉम्बिनेशन मैच करने चाहिए। और पाइप ऑपरेटर का मतलब क्या होता है, डबल पाइप ऑपरेटर का मतलब क्या होता है, दोनों में से कुछ भी होगा तो भी कंसिडर कर लेगा। तो डबल पाइप एंड डबल एंड ऑपरेटर याद रखिएगा आप लोग। डबल एंड का मतलब कि जहाँ पे दोनों ये सिचुएशन मैच करेगा वही दिखाएगा। डबल पाइप अगर आप लगाएंगे यहाँ पे, तो वो क्या करेगा, दोनों में से कुछ भी होगा, चाहे जहाँ पे डेस्टिनेशन के आईपी पे ये होगा या सोर्स के आईपी पे ये होगा, वो सारे पैकेट्स को आपको दिखाएगा। ठीक है, तो ये कुछ फिल्टर्स आप लोग याद रखिएगा। फिल्टर्स इंपॉर्टेंट हैं वायरशार्क में, वैसे बहुत मतलब मैं बता रहा हूँ बहुत बड़ा टूल है, इसको एक्सप्लोर करने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। किसी भी तरीके की कम्युनिकेशन को आप कैप्चर कर सकते हैं इसमें, वायरलेस है, वायर्ड है, कुछ भी। ठीक है, तो इसको आप ट्राई हैक मी से एक्सप्लोर कर सकते हो। ट्राई हैक मी पे इसके ऊपर बहुत सारे